न्यूमेरिकली अभी तक टेस्ट हो चुकी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो उसने अभी तक न्यूमेरिकली नहीं पूछी हुई। जो न्यूमेरिकली उसने अभी तक नहीं पूछी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। इसके आने के चांसेस क्या है, वो बहुत ज्यादा है। इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम गुड्स को प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप ड्राइंग्स वगैरह करते हैं, अगर हम ड्राइंग्स वगैरह करते हैं तो ड्राइंग्स वगैरह करना भी क्या होगा, ड्राइंग्स वगैरह भी हमारी जो सप्लाई है वो कंसिडर हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आप काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री है पैनल की, पर आप क्या करते हैं, आप इस फैक्ट्री में एसी बना रहे हैं, एसी लगाए हुए हैं आपने, मालिक का है घर का एसी खराब हो गया और वो फैक्ट्री से उठा के एसी ले जाता है, पर्सनल कामों के लिए इस्तेमाल करता है, ये बाइंग्स करना, ये भी क्या होगी, सप्लाई का चल होगी। इज दैट क्लियर? बताएं जरा। इज दैट क्लियर? उसके अलावा आप बिजनेस यूज के लिए गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्या है, आपकी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। आपने गुड्स बनाई है, आपकी पहले की फैक्ट्री है, एसी आपके लगे हुए हैं, आपके शोरूम का एसी खराब हो गया है, आपके वेयर हाउस का एसी खराब हो गया, आपने वहां से उठा के यहाँ पे लगा लिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो बिजनेस यूज के लिए भी गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्या होगी, आपकी सप्लाई ही कंसिडर होगी। इसके अलावा अगर नॉन बिजनेस यूज के लिए गुड्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी क्या होगी, आपकी सप्लाई ही कंसिडर होगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, कंपनी है सुजुकी की, आपको पता है सुजुकी जो है वो क्या बनाती है, वो गाड़ियां बना रही है, वो कार्स वगैरह बना रही होती है। मालिक जो है वो कार पकड़ता है, घर ले जाता है, मेरी मैंने लेके जाओ, मुझे चाहिए, मुझे भेज दो। उसने फ्री में कार उठाई, घर लेके चला गया, तो खुद बताएं, ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स है ना, ये इन्वेंट्री से कारें उठाइए, ऑल्टो घर ले गया, खुद इस्तेमाल कर रहा है, ये भी सप्लाई है। अब सुजुकी वालों को डिलीवरी वैन भी चाहिए, स्पेयर पार्ट डिलीवर करने होते हैं, सामान लेके आना होता है, लेके जाना होता है, तो क्या खुद बताओ कंपनी वाले क्या मार्केट से जाके डिलीवरी वैन लेंगे? नहीं, तो क्या करेंगे, खुद ही गाड़ी बनाई है डिलीवरी वैन, क्या करेंगे, ये पकड़ो यार इसको इस्तेमाल कर लो, तो ये जो इस्तेमाल करेंगे वो भी क्या होगी, सप्लाई कंसिडर होगी। सुजुकी वाले कहते हैं हमने बुलान डब्बा बनाया, डब्बा बनाया और हम जाके इसको ईटी वालों को ऐसा एम्बुलेंस डोनेट करके आ जाते हैं, नॉन बिजनेस यूज के दे रहे हैं, तो ये भी क्या होगी, सप्लाई ही कंसिडर होगी। रिमेंबर, हम ये वो गुड्स दे रहे हैं, वो चीजें दे रहे हैं जो हम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में बना रहे हैं, मतलब गाड़ियां बनाना सुजुकी वालों की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, गाड़ियां के स्पेयर पार्ट्स बनाना सुजुकी वालों की क्या है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। उसमें अगर वो दे रहे हैं तो ये क्या कंसिडर होगा, इनकी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। मतलब ओनर सुजुकी का गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, फिल्टर भी ये बना रहे हैं, ओनर ने फिल्टर उठाकर खुद इस्तेमाल कर लिया, प्राइवेट यूज के लिए सप्लाई है। कंपनी की गाड़ियां हैं, उसने फिल्टर इस्तेमाल कर लिया, बिजनेस यूज के लिए हुआ, सप्लाई है। ओनर ने उठा के ईदी वालों की तमाम पिकअप के फिल्टर फ्री में रिप्लेस कर दिए, ये भी सप्लाई कंसिडर होगी। क्यों? बिकॉज सुजुकी वालों का सबसे पहले ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो किसी चीज में डील कर रहे हैं और ये चीज टैक्सेबल भी है, एक्टिविटीज जो है ये टैक्सेबल भी है, इसलिए अगर आप ये काम करेंगे तो ये क्या होगी, आपकी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। अब पांच पेपर में ये चीज आपको मिल जाती है, मतलब वो न्यूमेरिकल गिवन करेगा, न्यूमेरिकल में आपको 5 से 7 आठ एडजस्टमेंट गिवन करते, तो उसमें एक आधी एडजस्टमेंट लिखी होगी कि जी ओनर ने जो है वो ड्राइव्स भी कर ली है, वो उसने यहाँ पे भी ले लिया है, उसने यहाँ पे भी ले गया, ओनर ने ड्राइव की है, वो भी क्या होगा आपका, वो आपकी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। तो ये पॉइंट पेपर में मिलता है। तो क्लियर है कि बिजनेस यूज के लिए चीजें को इस्तेमाल कर रहे हो, ड्राइव्स कर रहे हो, या आप कह सकते हैं नॉन बिजनेस यूज के लिए गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रेड कर देते हो, फ्री में जाकर दे आते हो, तो ये क्या होंगी, सारी की सारी आपके सप्लाई कंसिडर हो रही होगी।
उसके बाद ये वाला पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, दिस वाला पॉइंट इज सुपर इंपॉर्टेंट। पास्ट पेपर में अभी तक आपको नहीं मिला, माइट भी इस अटेम्प्ट में आपको न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है। वो आपको 5-6 सिनेरियो गिवन कर दे, वो कह जी बताएं कौन कौन से सप्लाई है, कौन कौन से सप्लाई नहीं है, वो ये चीज पूछ सकता है। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि अगर आपने ऑप्शन की है, ऑप्शन किसे कहते हैं बताएं, ऑप्शन का मतलब क्या होता है? नीलामी, नीलाम कर रहे हैं, आपने डिस्पोजल ऑफ गुड्स किया है, गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स की नीलामी कर रहे हैं अपना डेट, अपना कर्जा सेटिस्फाई करने के लिए। ये जो नीलामी है, बेचना अपना कर्जा चुकाने के लिए, ये नीलामी वगैरह भी जो है ये क्या कंसीडर होगी, सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। आप सबको मॉर्टगेज और प्लेज का पता है, बिजनेस लॉ पढ़ा होगा ना आपने, बिजनेस लॉ पढ़ के आए होंगे, बिजनेस लॉ पढ़ा होगा ना आपने। बिजनेस लॉ में आपको मॉर्टगेज, गिरवी रखवाने चीजों का पता होगा। अब आप क्या करते हैं, आपके पास स्टॉक है, आपके पास इन्वेंट्री है, आप क्या करेंगे, आप जाते हैं, आप जाके जी अब बैंक के पास अपनी इन्वेंट्री को गिरवी रखवाते हैं, स्टॉक को गिरवी रखवाते हैं और उसके बदले में लोन ले लेते हैं कि जी आप हमारे पास प्लेज करवा रहे हैं और हम क्या करेंगे, बाद में आपको लोन उतार देंगे और हम आपसे इन्वेंट्री ले लेंगे। ये आपने लोन लिया हुआ है, अपनी गुड्स वगैरह प्लेज करवाई हुई है, आप बैंक का लोन नहीं उतार पाते, आपने जो कमिटमेंट की थी, ड्यू डेट की थी, उस ड्यू डेट तक आप क्या करते हैं, आप लोन जो है वो रिपे नहीं कर पाते, तो बैंक क्या करेगा, आपको छोड़ देगा, आपको माफ कर देगा? नहीं, बैंक क्या करेगा, बैंक जो है वो आपका सामान बेच देगा। ऐसा है क्या? नहीं, बैंक क्या करेगा, बैंक आपका सामान बेच देगा जो आपने गिरवी रखवाया हुआ है, और वो सामान बेच के अपना लोन रिकवर कर लेगा। ऐसा ही है, वो जो सामान अपना बेचेगा, वो जो लोन भी कवर करेगा, वो सामान बेचना भी क्या होगा, सप्लाई ही कंसिडर होगी, बट किसकी, आपकी। लोन किसका था, आपका था, गुड्स किसकी थी, आपकी थी, तो गुड्स बेच के बैंक ने लोन की रिकवरी की है, तो ये भी क्या कंसिडर होगी, सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर है? बताते हैं ये क्लियर है? उसके बाद ये वाला पॉइंट सी, ये भी पेपर में टेस्टेड नहीं है, इसके आने के चांसेस भी जो हैं वो ज्यादा हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा हम देखते हैं। पॉइंट नंबर सी को देखें, उसने कहा है पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीजेस टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या है, उसको जरा हमें देखना है। देखिए, सेल्स टैक्स जो है ना, जो भी है, जितना भी है, सेल्स टैक्स कौन हमेशा पे करेगा, या किसके लिए बात कर रहे हैं हम, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। मतलब आपने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, आपके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, और आप काम कर रहे हैं। जब भी आप सामान बेचते हैं, आप आउटपुट टैक्स लेते हैं, जो आपने इनपुट टैक्स पे किया होता है आप लेस करते हैं, सेल्स टैक्स लायबिलिटी आप जमा करवाते हैं। तो ये कौन कर रहा होता है, ये रजिस्टर्ड पर्सन कर रहा होता है। ऐसे ही है, आप कहते हैं जी मैंने अब रजिस्टर्ड नहीं रहना, मैं अपनी रजिस्ट्रेशन छोड़ना चाहता हूँ। माइट भी पहले आप मैन्युफैक्चरर थे, आपकी फैक्ट्री थी, आप चीजें बना के बेच रहे हैं, आपने अपनी फैक्ट्री बंद करने का फैसला कर लिया कि मैं फैक्ट्री नहीं चलाऊंगा, मैं बस सर्विसेज बेचूंगा। या फॉर एग्जाम्पल माइट भी आप पहले फ्रोजन मीट बेच थी, वो बेच रहे थे, अब नगेट्स वगैरह बेचते हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है। आपने कहा जी मैं बंद कर रहा हूँ, मैं नगेट्स वगैरह नहीं बेचने, अब मैं जिंदा मुर्गी बेचूंगा, लाइव एनिमल्स के ऊपर टैक्स नहीं होता। मतलब पहले आप जिस चीज पे डील कर रहे थे वो टैक्सेबल थी, आपने फैसला किया
कि अब आप फर्दर जो है वो उन चीजों को नहीं करते, मतलब आपने फैसला कर लिया, अब आपने रजिस्टर्ड नहीं रहना, अब अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने जा रहे हैं। अब जब आप उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने जाएंगे ना, अभी हमने आगे जाके चंद दिनों में रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पढ़ना है। जब हम उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने जाएंगे, हम एफबीआई के पास जाएंगे, इनको अप्लाई करेंगे कि ये हमारी रजिस्ट्रेशन है, ये एचटीआर नंबर है, इसको कैंसिल कर, वो कहेंगे ठीक है हम कैंसिल कर देते हैं, हम तमाम रीजंस वगैरह लगा देंगे, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे। वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले क्या करेंगे, वो हमें बुलाएंगे, कहेंगे हम आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर देते हैं, हम आपको डी रजिस्टर्ड कर देते हैं, लेकिन डी रजिस्टर्ड होते हुए, आपकी रजिस्ट्रेशन खत्म होते हुए आपने बताना है कि आपके पास आज के दिन इमीडिएटली कितना स्टॉक मौजूद है। मतलब जिस दिन डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उस दिन हमने बताना है कितना स्टॉक हमारे पास फिजिकली मौजूद है। हम कहेंगे जी काउंट करके इतना स्टॉक हमारे पास मौजूद है, ठीक है ये इन्वेंटरी है, मल्टीप्लाई करेगा, उसके ऊपर सेल्स टैक्स लेगा आपसे और क्या करेगा, आपको डी रजिस्टर कर देगा। मतलब आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। हम पहले पढ़ के आए थे कि अगर हम सेल करेंगे तो सप्लाई कंसीडर होगी, बट यहाँ पे इस पॉइंट में क्या हम कोई सेल कर रहे हैं? क्या हम कोई सेल कर रहे हैं? कुछ बिका है? कुछ भी नहीं बिका। सब कुछ मेरे इन्वेंटरी में, सब कुछ मेरे स्टोर हाउस में पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने क्या कह दिया कि भाई मैंने अब रजिस्टर्ड नहीं रहना, वो मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रहे हैं, लेकिन जितनी गुड्स मेरे पास पड़ी हुई है वो क्या कहेंगे, ठीक है आपके पास गुड्स है, हम इन गुड्स को आपकी सप्लाई ही कंसीडर करते हैं, इसके ऊपर इतना टैक्स बनता है, आप हमें जमा करवा दें। अब हमें जमा करवाने हम क्या कर देंगे, आपका फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो ये भी क्या है, सप्लाई कंसीडर हो रही होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है पास्ट पेपर में टेस्टेड नहीं है। याद रखिएगा, जो चीजें पास्ट पेपर में रिपीटेड नहीं मिलती उनके हर अटेम्प्ट में आने के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। इज दैट क्लियर? जी ये क्लियर है। उसके बाद पॉइंट नंबर डी, ये पेपर में आता है, कहता है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, या आपने किसी को गुड्स ट्रांसफर कर दी है किसी और के बिहाफ पे एज अ ओनर, तो ये भी सप्लाई कंसीडर होती है। इसके लिए ना एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं टॉल मैन्युफैक्चरर का। टॉल मैन्युफैक्चरर कौन होता है या टॉल मैन्युफैक्चरर हम किसे कहते हैं, उसको जरा हमें देखना है क्या होता है क्या नहीं होता। देखिए कुछ ऐसे हमारे पास मैन्युफैक्चरर होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अपनी डेली लाइफ से इसको रिलेट कीजिएगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा खवातीन जो होती हैं वो आप कहती हैं जी वो ईद की शॉपिंग करनी होती है, वो दुपट्टा ले जाती है और बाद में कहती है जी हमें दुपट्टा पसंद नहीं आ रहा, इसको डाई करवा के लेके, इसको रंग इसको चेंज करवा के लेके, कहती है कि नहीं कहती? मतलब कहते हैं हमें, जैसे इनकी डिमांड होती है कि हमें पिंक कलर का बकरा चाहिए, सिमिलरली ये अगर कोई चीज वगैरह ले आती है तो इससे जस्टिफाई नहीं होती तो क्या करती है फिर ये दुपट्टों पर डाई करवाने के लिए भेजती है। अब मुझे बंदा डाई करने वाला मार्केट में बैठा हुआ है, क्या दुपट्टा उसके, बताएं जरा। क्या दुपट्टा उसका? नहीं, उसका तो नहीं है, वो इनके बिहाफ पे क्या कर रहा है, एक प्रोसेस परफॉर्म करके दे रहा है। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, टॉल मैन्युफैक्चर कह रहे होते हैं। मतलब आपके पास कोई इन्वेंटरी नहीं है, आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, आपके पास कोई रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है आपका बना, एक बंदे ने रास्ता दिया, आप उसके बिहाफ पे वो चीज बना के दे दी, इसे हम क्या कहेंगे, टॉल मैन्युफैक्चर कहेंगे। जस्ट एक एग्जांपल, अभी आतिफ हाफिज साहब किताबें लिखते हैं तो आपके ख्याल से कि आतिफ हाफिज साहब सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस करवाते हैं, फिर रात को जाकर अपने प्रिंटिंग प्रेस का शटर उठाते हैं, अभी पब्लिश कर रहे होते हैं? ऐसे तो नहीं करते। और क्या करते हैं, उनके पास पब्लिशर है, पब्लिशर से राब्ता करते हैं, वो कहता है ठीक है सर आप बताएं, किताब आतिफ हाफिज साहब देते हैं उसको, पब्लिशर जो है पेपर कहीं और से लेके आता है, किताबें छापता है और दे देते हैं। और वो पब्लिशर है
इसने किताबें छाप के दी है, ना उसका मटेरियल था, ना उसकी किताब थी, ना उसके पास राइट्स थे, पेपर उसके पास नहीं था, उसने लेकिन वो बुक जो है पब्लिश करके दे दी। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरर कह रहे होते हैं, जो किसी के बिहाफ के ऊपर काम कर रहा होता है, उसे क्या मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं। और एंड पे आता है हमारे पास कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन या अगर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है बिजली की, तो ये भी हमारा क्या कहलाता है, ये भी हमारा सप्लाई कंसीडर कह रहा होता है। स्टार्ट क्लियर। अब ये तमाम सिनेरियोज हैं, ये क्या है, हमारे सप्लाई कंसीडर हो रहे होंगे। तो सिर्फ सेल्स टैक्स में बेचना, सेल करना ही सप्लाई नहीं है, ये तमाम चीजें भी क्या है, सप्लाई का पार्ट बन रही होती है। गॉट इट। तो देखिए पहले पार्ट में हम है मैन्युफैक्चरर, और वो पार्ट हमने पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरर जो है ना, अगर वो अपने एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज दे देता है, तो वो सप्लाई ही कंसीडर होती है। जैसे पेल है, अगर पेल में फ्रिज वगैरह बन रही है और उसने अपने एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रिज दे दी है, तो ये सप्लाई कंसीडर होती है। क्यों? बिकॉज मैन्युफैक्चरर है, और वो फर्स्ट टाइम दी जा रही है, वो डायरेक्ट किसको दे रहा है, एंड कंज्यूमर को दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है, तो ये सप्लाई कंसीडर। लेकिन एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब खान ब्रदर इंस्टॉलमेंट वाले हैं, ये अपने अगर किसी एम्प्लॉय को वही फ्रिज वो दे दे फ्री में, वो सप्लाई कंसीडर नहीं होगी। क्यों? बिकॉज इन्होंने वो गुड्स बनाई नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, बल्कि खरीदी थी, प्रोक्योर की थी। जब खरीद के लेके आए थे और आगे फ्री में दे रहे हैं, तो ये एज एंड कंज्यूमर ट्रेड हो रहे होंगे, तो ये एज एंड कंज्यूमर के तौर पर टैक्स पे कर चुके होंगे। तो इन्होंने फ्री में अगर चीज वगैरह दी है, तो वो सप्लाई कंसीडर नहीं हो रही होगी। ये चीज जो है आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर रेस्टोरेंट की बात करें, अगर एक रेस्टोरेंट जो है वो कंपनी बेसिस के ऊपर काम कर रहा है, उसका काम ही खाना खिलाना है, खाना बेचना है, तो अगर वो सामान बेच रहा है या अगर उसके पास कोई गरीब आता है उसको फ्री में खाना खिला देगा, तो इसकी सप्लाई कंसीडर होगी। इसको सेल्स टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं जाता हूँ रेस्टोरेंट वाले के पास, मैं इनसे खरीदता हूँ और मैं किसी गरीब को दे देता हूँ, तो ये मेरी सप्लाई कंसीडर नहीं हो रही होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो आपके माइंड में होनी चाहिए। क्या क्या कि इससे पहले सिर्फ आपको लगता था कि सप्लाई का मतलब सिर्फ सेल करना ही होता है, लेकिन सिर्फ सेल करना सप्लाई नहीं होता, बल्कि इसमें ये तमाम चीजें जो है वो शामिल होती है। और अगर हमने कह दिया है किसी पर्सन को भी ट्रांसफर ऑफ राइट दे रहे हैं तो ऑनरशिप के तौर पर, तो ये भी क्या होगी, सप्लाई कंसीडर होगी। इसका मतलब गिफ्ट जो किसी को करते हैं, तोहफा देते हैं, तोहफा देना भी सप्लाई है। आप डोनेट कर देते हैं कोई एसेट्स वगैरह, वो भी सप्लाई ही है। टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल, वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर हम अलग एक चीज डिस्कस कर रहे होते हैं, बट ये सप्लाई ही कंसीडर हो रही होती है। उसके अलावा हायर परचेज में जो गुड्स आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो भी क्या है, आपकी सप्लाई कंसीडर हो रही होती है। हाँ, अगर लीज, जिसमें फाइनेंस लीज है, उसमें अगर आपने कोई चीज वगैरह ली है, जब तक टाइटल लेसर के पास रहता है, सप्लाई
आपकी नहीं होती। हाँ, जिस दिन लीज टर्मिनेट हो जाता है और लेसी को उसका टाइटल ट्रांसफर हो जाता है, उस दिन क्या होती है, सप्लाई कंसीडर होती है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के परस्पेक्टिव में, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के परस्पेक्टिव में अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगी, आपकी सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। और ये वाला डीप पॉइंट हमने पढ़ लिया है कि अगर कमिश्नर जो है अपना नॉन वगैरह सेटिस्फाई करने के लिए या बैंक वगैरह अपना नॉन सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स वगैरह बेच देता है, ऑप्शन कर देता है, डिस्पोजल वगैरह कर देता है, तो वो भी सप्लाई कंसीडर होगा और वो भी क्या होगा, उसके ऊपर टैक्स वगैरह चार्ज किया जाएगा। तो सप्लाई की डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या होगी आपकी इसमें क्या है, इसको डील कर रहे होंगे। तो सप्लाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया है। इसको अच्छी तरह आपने याद करना है, रट्टे नहीं मारने, क्रैमिंग वाला सीन इसमें नहीं है। इसको समझना है कि सप्लाई का क्या कुछ पार्ट बनेगा और क्या कुछ सप्लाई में आएगा। इस चीज की जो है वो हमने क्या करनी है, डिस्कशन करनी है। आगे हम बात करते हैं सप्लाई चेन की। सप्लाई चेन के बारे में पता है आप लोगों को, आइडिया है कि सप्लाई चेन किसे कहते हैं? सप्लाई किसे कहते हैं, आइडिया है? सप्लाई चेन किसे कहते हैं? देखिए सप्लाई चेन बेसिकली क्या है, एक एंड कंज्यूमर है। एंड कंज्यूमर को चीज चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एंड कंज्यूमर हूं, मुझे ये बोतल चाहिए। मैं कभी भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाकर ये बोतल नहीं खरीद सकता। ये कहाँ की है? फिश। जस्ट गिव मी अ सेकंड, पानी के लिए। और चेक करें, मैं इतने नशे में इतना आई हूँ, मैं सारा पानी गिरा दिया, बस लैपटॉप मेरा बच गया थोड़ा सा। एक सेकंड, ये गिरा हुआ पानी लैपटॉप के ऊपर भी। मतलब इतना मुझे पता नहीं, मेरी फोटो ओपन से मैंने उल्टी कर दी, माशाल्लाह। अरे खराब हो गया तो अल्लाह वाले। तो ये चीजें जो है सप्लाई चेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि अब मैं टिश्यू एग्जांपल दूंगा, मैं उसकी बात नहीं दूंगा। फिर पानी गिर जाएगा। जी जनाब, देख लें कितना बिजी था मैं, मुझे पता नहीं चला कि मेरी बोतल ओपन थी और सारा पानी मेरे लैपटॉप पे गिर गया। तो पता नहीं खराब होगा कि बच गया, चेक करूंगा बाद में टच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर देखते हैं। मैं इतने नशे में था कि ये चीजें तो खराब होगा ही होगा। सारा पेन भी भीग गया, बट एनीवेज। तो अब सप्लाई चेन में मैंने टिश्यू परचेज करना है, ये गिर भी जाए कोई मसला नहीं है। तो मैं कभी भी रोज पेटल की कंपनी में नहीं जाऊंगा कि जी मैं रोज पेटल वालों के पास गया हूँ टिश्यू, नहीं। बल्कि रोज पेटल वाले क्या करेंगे, अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा सप्लाई अरेंज करेंगे। अब क्या होगा कि मतलब मैन्युफैक्चरर से लेके एंड कंज्यूमर तक
जो पूरी चेन स्टार्ट होगी, कहाँ से गुड्स आई है, किसके पास गई है, फिर किसके पास गई है, फिर किसके पास गई है, एंड कंज्यूमर तक जो है वो उसको हम करेंगे सप्लाई चेन फिगर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये बॉटल जो है वो बाय करनी है, तो मैं कभी भी डायरेक्ट इसकी फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैंने जाना है रिटेलर के पास, जो दुकानदार है। अब दुकानदार कहीं से लेके आना होगा, होलसेलर से। होलसेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लाया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चरर से लाया होगा। तो ये जो पूरी चेन बनती है, इसे हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम सप्लाई चेन कह रहे होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 रुपए के कुरकुरे खाने हैं, तो 10 रुपए के कुरकुरे के लिए ये कभी भी नहीं होगा कि जो कुरकुरे का सीईओ है जी, वो कहता है कि जी मियां साहब ने, मतलब आप लोगों ने कुरकुरे खाने हैं तो आप ऑर्डर करेंगे और आपको निकलेगा अपना हेलीकॉप्टर को, पेट्रोल लगवाएगा और उड़ता उड़ता आपकी छत पे आकर लैंड करेगा, आपको 10 रुपए कुरकुरे देके चले जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसने आपके सप्लाई चेन अवेलेबल कर दी है। सब अगर आपका जाएगा इंपोर्टर के साथ, इंपोर्टर जो होगा उसको उसका रॉ मटेरियल जो चीजें हैं वो ला के देगा। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसको मैन्युफैक्चर करेगा। अब मैन्युफैक्चरर ने जब कुरकुरे बना लिए हैं, वो बेच नहीं सकता, वो अपने घर में गली मोहल्ले में नहीं पहुंच सकता। तो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर छूटेगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जाके हर जोन में इसका सामान बेचेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर से कौन लेगा, होलसेलर लेगा। फिर होलसेलर जो भी होंगे, जो साथ में बैठे हुए हैं, जो भी होलसेल मार्केट में बैठे हुए हैं, उनसे जाके फिर जो रिटेलर हैं, जो दुकानदार हैं, वो सामान लेंगे। और जब वो दुकानदार सामान लेके आपके गली मोहल्ले में आ जाएगा, तो उस असलम में से जाकर कौन सामान ले रहा होगा, आप सामान ले रहे होंगे। तो ये जो पूरी चेन बन रही है ट्रांजैक्शन की, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, सप्लाई चेन कह रहे होते हैं। स्ट्रेट क्लियर? समझ क्या होती है? अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंपोर्टर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपोर्टर कौन होता है। देखिए, इंपोर्ट जो है ना, वो आपको सिलेबस का पार्ट है। बिकॉज जो इंपोर्ट से हम चीज रिलेट कर रहे हैं, जो चीज हम इंपोर्ट से एसोसिएट कर रहे हैं, वो क्या है, कस्टम ड्यूटी होती है। और कस्टम ड्यूटी आपको सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सीफेप का पार्ट है। और सीफेप पार्ट में जाने के लिए आपको 700 साल इंतजार करना पड़ेगा। बिकॉज जो आपके हालात है, जो आपके नॉन सीरियसनेस है, उसमें आपको 700-800 साल तो लग जाएंगे अगर इस पे चलते रहे। इधर आपका गैप होना है, वहां से ज्यादा आ जाए, कहानी खत्म। अब इंपोर्टर जो है, उसकी सिर्फ छोटी सी डिस्कशन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। वो क्या कि इंपोर्टर तो वो पर्सन है जो पाकिस्तान में गुड्स को, रॉ मटेरियल को, इन्वेंटरी को या फिक्स एसेट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर, इसके दो टाइप्स होती हैं। इसको नोट डाउन कर लें, इसको अपने रजिस्टर पे लिख लें। आप में से सारा अच्छा बच्चा वो होता है जो प्रॉपर क्लास के नोट्स बना रहा होता है। मतलब एज ऑफ नाउ 500, पूरा 500 बच्चा बैठा होगा। एक बच्चे की जगह है वेबिनार अटेंड करने की, आ सकता तो आ। इन 500 बच्चों में से सिर्फ मुझे पिछले 5-6 दिनों में एक बच्चा ऐसा मिला जो अपने प्रॉपर क्लास के नोट्स बना रहा होता है। इन नोट्स के मैंने क्या कुछ बताया, क्या कुछ नहीं लिखा। तो अपनी ये हैबिट जो है उसको बनाए, अपने क्लास नोट्स जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको लिखा करें। अब इंपोर्टर ना हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं कमर्शियल इंपोर्टर, और दूसरा है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, नॉन कमर्शियल इंपोर्टर कह रहे होते हैं। इसको जरा देखना है। एक है कमर्शियल इंपोर्टर और दूसरा कौन है, नॉन कमर्शियल इंपोर्टर है। दोनों का मतलब देखें, नॉन कमर्शियल इंपोर्टर या कमर्शियल इंपोर्टर में फर्क क्या है। कमर्शियल इंपोर्टर वो इंपोर्टर है जो इंपोर्ट कर रहा है और कमर्शियली क्या करेगा, उसको आगे बेचेगा। इंपोर्ट किए और इंपोर्ट करके उसने सामान मार्केट में ही बेचना, उसका कारोबार यही है। गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है, फिक्स एसेट्स इंपोर्ट कर रहा है, और उसका बिजनेस यही है, इंपोर्ट करके उसने आगे बेचना है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कमर्शियल इंपोर्टर कह रहे होते हैं। गॉट इट? और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर वो है जिसने इंपोर्ट तो की, जिसने फिक्स एसेट, फिक्स मशीनरी मंगवाई, मार्केट में नहीं बेचेगा बल्कि खुद इस्तेमाल करेगा, अपने फैक्ट्री में एज अ प्लांट इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कमर्शियल इंपोर्टर कह रहे होते हैं। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में क्या फर्क होता है?
जी जनाब, तो इतना ही आपके सिलेबस में रेलिवेंट है, इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर तो थोड़ा सा हम इसके टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कौन होता है। मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर मतलब प्योर डेफिनेशन में सेकंड इंपॉर्टेंट तरीन डेफिनेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर की है। अब मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कौन है? ये वो पर्सन है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में एंगेज है, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे इसके पास रॉ मटेरियल इसका अपना है या नहीं है, मतलब अपनी इन्वेंटरी है, अपना रॉ मटेरियल है, या रॉ मटेरियल ला के किसी का रॉ मटेरियल ला के गुड्स को प्रोड्यूस करके दे रहा है, ये क्या कहलाएगा? मैन्युफैक्चरर कहला रहा होगा। और इसमें क्या कुछ शामिल होता है वो हमने यहाँ पे देखना है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी फिर वेरी कर लेते हैं, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसके कि मैन्युफैक्चरर में कौन कौन शामिल होगा या किस किस बंदे को हम कह रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर होता है। अब कौन कौन है इसमें? कि कोई भी पर्सन जो किसी भी प्रोसेस से या किसी भी ऑपरेशन से असेंबल कर रहा है, मिक्सेस कर रहा है, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बॉटलिंग, पैकिंग, रीपैकेजिंग, इस तरह से अगर गुड्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरर कहला रहे होंगे। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? बताएं। उसके अलावा ये देखना, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सुने, जरा ध्यान से अटेंटिव होके इस पॉइंट को सुनिएगा, बिकॉज इस पॉइंट के टेस्ट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। ध्यान से, क्या कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कौन है? कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब उसने हाथ खड़े कर दिए, उसकी लायबिलिटीज इतनी ज्यादा है, उसके एसेट्स कम है, वो अपने कर्जे नहीं चुका पा रहा, उसने अपनी बैंकरप्सी फाइल कर दी है कि ठीक है भाई मैंने हाथ खड़े किए हैं, आओ जो है बेचो ले जाओ, मेरी जान खलासी करो। कौन? मैन्युफैक्चरर। किसकी बात हो रही है? मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर बैंकरप्ट हो जाए फिर क्या करेगा? बैंकरप्सी ऐसे नहीं होती कि आपके खत्म हो गया है तो दुकान के शटर बंद कर दिया, लॉक कर दी, नहीं। आप चाहते हैं कंपनी लॉ में पूरा बैंकरप्सी का प्रोसेस पढ़ेंगे, बैंकरप्सी किस तरह की जाती है, लिक्विडेट किस तरह किया जाता है। कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो ये प्रॉपर लीगल प्रोसेस स्टार्ट होता है। मैटर जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में जब जाएगा मैटर तो फिर क्या होगा? जो अदालत है वो सारा मैटर टेकअप करेगी और वो क्या करेगी? एक पर्सन को, एक आदमी को ऑफिशियली तौर के ऊपर अपॉइंट कर देगी एज अ लिक्विडेटर, एज अ असाइनी, कोई भी तौर के ऊपर। उसका काम क्या होगा कि यार ये अब हमारा काम है, ये कंपनी है, ये इसने लिक्विडेट हो जाना है, इसने खत्म हो जाना है, इसने बैंकरप्ट हो जाना है। तो बंदा अपॉइंट किया अदालत ने, वो क्या करेगी? वो तमाम उस कंपनी के बंदों को निकालेगी और बैठ जाएगी। अब उसने बैठ के कंपनी का हिसाब किताब करना है, ये सामान इतने का बेच दो, ये सामान इतने का बिक रहा है, ये सामान इतने का बिक रहा है, ये सामान इतने का बिक रहा है, पैसे ला के और जिस जिसको देने हैं वो दे दूंगे, खत्म हो जाएगा। ऐसा पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है मैन्युफैक्चरर की बैंकरप्सी पे कि वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में है। फिड्यूशरी का मतलब होता है लीगल कैपेसिटी, लीगल कैपेसिटी में कानूनी तौर के ऊपर अगर किसी बंदे को अपॉइंट किया गया है किसी मैन्युफैक्चर की लिक्विडेशन में या बैंकरप्सी वगैरह को, तो ऐसे बंदे को भी हम क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरर कंसीडर कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर?
उसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन अगर उसके पास कोई पेटेंट राइट्स हैं, कोई प्रोप्राइटरी राइट्स हैं, राइट टू यूज ऑफ एसेट्स हैं, चाहे वो खुद इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर उसके पास एसेट्स हैं, अगर उसके पास राइट्स वगैरह है ना, प्रोप्राइटरी राइट्स, पेटेंट राइट्स वगैरह, बेशक उसको इस्तेमाल कर रहा है, नहीं कर रहा, बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, किसी को दिए हुए नहीं दिए हुए, ऐसे पर्सन को भी हम क्या करेंगे, ऐसे पर्सन को भी हम मैन्युफैक्चरर ट्रीट कर रहे होंगे। तो ये चीज जो है वो क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है। इसके बाद रिमेंबर, एक आता है हमारे पास वर्ड टॉल, एक होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। ये कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा और ये क्या करेगा, ये गुड्स सारे सारे एक्सपोर्ट करेगा। जो एक्सपोर्ट करेगा इसका जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो सारा सारा क्या हो जाएगा, वो सारा सारा इसको रिफंड हो जाएगा, वो सारा सारा इसको वापस मिल जाएगा। अभी जाके हम परसों पढ़ रहे होंगे फिर स्केड्यूल, तो वहां पे भी हम जाके पढ़ेंगे कि रिफंड वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता, किस तरह से रिफंड वगैरह जो है वो इसको मिल रहे होते हैं। तो ये बात थी मैन्युफैक्चरर। अच्छा, अभी हमने बात की है टॉल मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपको समझ आ गई कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि किसी के बिहाफ पे आप सामान बना के बेच रहे होते हैं और वो जो होता है वो आपका टॉल मैन्युफैक्चरर कहला रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ख्याल से जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, क्या ये सारा कुछ खुद कर रहे होते हैं? मतलब फॉर एग्जांपल ये बड़ी बड़ी लॉन्स की ब्रांड है, ये खुद बना रही है, खुद डाई कर रही है, खुद प्रिंट कर रही है? ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, ये खुद नहीं कुछ कर रही होती। हाँ, ये क्या करते हैं, ये अपना जो कपड़ा होता है ये खुद लेके आते हैं, सफेद रंग का कपड़ा होता है इनका, ये खुद क्वालिटी इसकी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने डिजाइनर्स रखे होते हैं, वो डिजाइनर खुद बना के देते हैं इनको, कपड़ा अपना पकड़ा, अपने डिजाइन पकड़े, फिर चले जाते हैं किसी डाइंग कंपनी के पास जहाँ पे कपड़े रंग रहे होते हैं। जैसे कंपनी है सिलिको के नाम से, वो डाई करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के, जो मतलब बहुत महंगे महंगे ड्रेसेस बेच रहे होते हैं, वो उनको अपना करते हैं, वो अपना डिजाइन बेचते हैं, अपना कपड़ा बेचते हैं, कहते हैं इसको डाई करके दे। तो वो क्या करते हैं, उनके बिहाफ पे पूरा कपड़ा डाई करके उनका नाम शाम प्रिंट करके दे देते हैं। अब ये बंदा जिसने डाई करके दिया है, ये कौन है? टॉल मैन्युफैक्चरर है। तो ये भी अच्छा छापा होता है, लेकिन किसके ऊपर छपेगा, इसकी सप्लाई क्या होगी, जो ये डाई करने के पैसे चार्ज करेगा वो क्या होगी, इसकी सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। स्टार्ट क्लियर? ये एग्जांपल है, आप इसको जल्दी से रीड कर लें फिर हम आगे चलते हैं। मैंने टॉल मैन्युफैक्चरिंग जो है सारी सारी एक्सप्लेन कर दी है, इसको जल्दी से रीड कर लें फिर बताएं आगे चलते हैं। ये चले आगे। तो टॉल मैन्युफैक्चर क्लियर है। अब हमने मैन्युफैक्चरर तो पढ़ लिया, मैन्युफैक्चरर तो हमने पढ़ लिया है कि मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। मतलब मैन्युफैक्चर पता है, बनाने वाले का पता है, बट मैन्युफैक्चर करना क्या है इसको हमने देखना है। वो क्या है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आर्टिकल इतना कन्वर्ट कर दें कि वो एक अलग आर्टिकल में एक अलग चीज में बन जाए, वो क्या कहलाएगा, हमारा मैन्युफैक्चरर कहला रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लकड़ी लेके आते हैं, लकड़ी पूरा का पूरा लॉग लेके तो लकड़ी का, उसको काट के चेयर बना देते हैं। अब वो बंदा जो लकड़ी का लॉग काट के चेयर बना रहा है, वो एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है, इस अमल को क्या कहेंगे हम, मैन्युफैक्चरिंग कह रहे होंगे। या कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा अमल जिसमें एक आर्टिकल इतना चेंज हो जाए कि उसका यूज ही बिल्कुल डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स लेके आए हैं, आपने डाला है मशीन में, उससे आपने ये प्लास्टिक का माउस बना दिया, यूज चेंज हो गया,
ये भी क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कहला रहा होगा। उसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इंसिडेंटल है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी या पढ़ रहे होंगे, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा कि आप ना मेन प्रोडक्ट लें बट साथ ये भी चीजें बन रही है, तो वो भी क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कंसीडर हो रहे होते हैं। मैट्रिक में आपने डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ा, किसी को अगर याद हो, मैट्रिक में डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ा था कि हम ऑयल लेके आते हैं, क्रूड ऑयल, उसको डिस्टिल करते हैं तो गैसोलीन बनती है, केरोसिन ऑयल बनता है, कोल टार बन रहा होता है, डीजल बन रहा होता है और पेट्रोल बन रहा होता है, याद है। अब हमने हकीकतन क्या करना होता है, हमने हकीकत में क्रूड ऑयल से, खाम तेल से पेट्रोल बनाना होता है। पेट्रोल बनाना ना हमने खाम तेल से, लेकिन डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, टार हो गई, लुक हो गई, ये तो बाय प्रोडक्ट के तौर पर बन रहे होते हैं। तो ये जो बाय प्रोडक्ट्स वगैरह होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग करा रही होती है। उसके अलावा अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हैं, पब्लिशिंग कर रहे हैं, लिथोग्राफी, वाटर पेंट्स वगैरह कर रहे हैं, इंग्रेविंग, कलंदा कर रहे हैं, मतलब कल को फोन हो जाएंगे और कबर के ऊपर जो पुतले लगे होंगे उस पर लिखा होगा आखिरी आराम का वजह, ये नहीं हो रहा था। उसके अलावा असेंबलिंग, असेंबलिंग क्या होती है, चीजें लाके उनको जोड़ देना। मिक्सिंग, कटिंग, डाइल्यूटिंग, बोटलिंग, रीपैकेजिंग, पैकेजिंग, ये सारी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग में आ रही होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे मुल्क में गवाले हैं, दूध वाले हैं, ये कह सकते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, क्यों, बिकॉज जितना डाइल्यूट कर रहे होते हैं ना, मतलब 10 किलो दूध लेके आते हैं, उसमें पानी डाल के डाइल्यूट कर करके उसको 100 किलो करके बेच रहे होते हैं, तो बाय डेफिनेशन देखा है तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग है, डाइल्यूट करना। मतलब अगर कल को कोई लम्स का ग्रेजुएट उठे, वो कहे जी आज के बाद ना मैं, मेरे माइंड में एक स्टार्टअप आया है, स्टार्टअप क्या है कि मैं मुख्तलिफ वेजिटेबल्स लेके आऊंगा, उनको काटूंगा, उनको मिक्स करूंगा, उसमें फिर विनीगर डाल के बेचूंगा, मुझे कहेगा स्टार्टअप है। मतलब अचार, अचार ऐसे ही बनता है, आप मुख्तलिफ लेके वेजिटेबल्स, उनको आपने मिक्स किया, कट करके विनीगर डाला है, बना के बेच रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, हम तो कहेंगे हमने अचार डाला है, बट लम्स का जो ग्रेजुएट होगा वो क्या कह रहा होगा कि मैंने स्टार्टअप बना दिया है, मैं वेरियस वेजिटेबल्स को कट करके, मिक्स करके क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो वो अपने आप को क्या कहलाएगा, अपने आप को मैन्युफैक्चरर कहला रहा होगा, है कि नहीं ऐसा। जी जनाब, यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरर जो है और क्या होता है वो हमारा इधर कंप्लीट होता है। इज दैट क्लियर, सब गला काम करना शुरू किया। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं, मैन्युफैक्चरर तो हमारा हो गया, अब कस्टमर से पूछना भाई मैन्युफैक्चरर है, अब मैन्युफैक्चरर ने सामान कहां तक पहुंचाना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, तो कस्टमर तक कैसे सामान पहुंचाया जाएगा, खुद सोचो। क्या मैन्युफैक्चरर आपकी गली में आके बताएगा सुनो 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 दुनिया वालों, मैं टिश्यू का रोल बेचने आया हूँ, ले लो, ऐसे कहेगा नहीं। या एक बंदा बैठा हुआ है ग्वादर के साहिल के ऊपर और वो चाहता है कि वो पेप्सी पिए, और पेप्सी फिल हो रही है जाके लाहौर के अंदर, तो लाहौर से उस बंदे तक पेप्सी किस तरह पहुंचाई जाएगी, प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब सप्लाई चेन चल रही है, तो सप्लाई चेन में सबसे पहले कौन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, कौन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है उसको देखना है। डिस्ट्रीब्यूटर रिमेंबर ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ध्यान से सुने समझिएगा इसको। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर एक पर्सन है जिसको अपॉइंट किया है, जिसको हायर किया है किसने, मैन्युफैक्चरर ने। मैन्युफैक्चरर जो है एक बंदे को अपॉइंट करता है और मैन्युफैक्चरर कहता है कि तुमने मेरे बिहाफ पे या तो मुझे रॉ मटेरियल खरीद के ला के दो, बिकॉज मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मुख्तलिफ जगह में जाके मुख्तलिफ सोर्सेज से रॉ मटेरियल इकट्ठा करें,
तो वो क्या करेगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर लेगा कि मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे उसको रॉ मटेरियल इकट्ठा करके ला के देगा, या ये क्या करेगा, उसको अपॉइंट करेगा, उसको हायर करेगा और उससे कहेगा कि यार ये मैंने गुड्स बना दिए, तुमने इसको बेच के आ। फैक्ट्री लगी हुई है शेखुपुरा में और वो उसने बंदे अपॉइंट किए हुए हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, कराची में, ग्वालियर में, बलूचिस्तान में, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर बिठाए हुए हैं जो शेखुपुरा से सामान ला के उन शहरों में लेके जा रहे होते हैं। ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, आपके सामने लिखा हुआ है अंग्रेजी में कि डिस्ट्रीब्यूटर वो पर्सन है जिसको मैन्युफैक्चरर ने या इंपोर्टर ने अपॉइंट किया है किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए, मतलब लाहौर के लिए अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, कराची का अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, पिंडी का अलग है, जीपी का अलग होगा, कश्मीर का अलग होगा, तो अपॉइंट किया है। और उससे क्या कह रहे हो, मेरे भी हाथ में यहाँ की चीजें बेचनी है, तो ऐसे बंदे को हम क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हो। गॉट इट? ये क्लियर है? समझे डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं? अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके सामने लिखी हुई है, इसका स्क्रीन शॉट लेके अपने पास रख लें। वैसे भी हमारी कॉल तो है स्क्रीन शॉट वाली भी है, तो स्क्रीन शॉट इसका लेके रख लीजिए। रिमेंबर, इस बात को अपने नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लो, लिख लो। क्या कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर, उर्दू में लिख लो, रोमन उर्दू में लिख लो, क्या कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बेस पे काम कर रहा है एज अ एजेंट, अगर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बेस पे काम कर रहा है एज एन एजेंट, तो वो सेल्स टैक्स कस्टमर से नहीं ले सकता, उसके लिए आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स लागू नहीं होगा। क्यों? देखें, सेल्स टैक्स किसके ऊपर लागू होता है, जो हमने पहले बात की थी कि आप गुड्स खरीद के लेके आएंगे, आप इनपुट टैक्स पे करके आएंगे, आप गुड्स जब कस्टमर को बेचेंगे तो क्या लेंगे, आप आउटपुट टैक्स लेंगे, उस आउटपुट में से ये इनपुट लेस करते हैं। यही हम सीख के आए हैं, यही सीख के आए हैं ना अभी तक, कि आप सामान खरीद के लेके आए हैं तो आपने इनपुट टैक्स पे किया, जब आप सामान बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स लेंगे, उस आउटपुट से इनपुट लेस करेंगे तो हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। यही हमने देखा है, यही हमने सीखा है, यही हमने पढ़ा है। बताएं? अब खुद बताएं, सोच के बताएं कि अगर, सोच के बताएं, अगर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बेस पे काम कर रहा है, उसने तो कोई चीज खरीदी ही नहीं है, जब उसने कोई चीज खरीदी ही नहीं है तो उसने कोई इनपुट टैक्स पे किया होगा? सोच के बताएं। उसको क्या कहा गया है, यार ये है, तुम बेचो, तुम्हें मैं पर प्रोडक्ट इतने % कमीशन दे दूं। उसने तो कुछ खरीदा ही नहीं है, जब उसने खरीदा ही नहीं है, उसने तो कोई इनपुट टैक्स पे नहीं किया, जब उसने इनपुट टैक्स पे नहीं किया तो भाईजान ये बंदा कभी भी आउटपुट टैक्स नहीं ले सकता। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन बेस्ड काम करेगा तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स लागू नहीं होगा। हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से खरीद लेता है और फिर आगे बेचता है तो इसके लिए सेल्स टैक्स जो है वो लागू होगा। इज दैट क्लियर? तो ये नोट समझ आ गया, इसको रीड कर ले, फिर आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं जिसकी होलसेलर की। होलसेलर कौन है, इसको सिर्फ रीड करना है। होलसेलर बेसिकली वो बंदा है जो बल्क में सामान खरीदता है, होलसेल प्राइस पे सामान खरीदता है और एंड कंज्यूमर को और रिटेलर्स को बेच रहा होता है, और ये सामान जो है कैश के ऊपर, डेफिनेट पेमेंट के ऊपर दे रहा होता है, और ये बंदा टैक्स वगैरह पे होल्ड कर रहा होता है। इस बंदे को हम होलसेलर कहते हैं। इसको सिर्फ आपने रीड करना है, इसको मतलब ऐसा क्रैश करने की जरूरत नहीं है।
होलसेलर। फिर एंड पे आता है रिटेलर। रिटेलर किसे कहते हैं? असलम भाई जो आपकी गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिटेलर कहते हैं। हमने अभी जाके रिटेलर को बड़ी डिटेल में पढ़ना है जब हम जाके थर्ड स्केड्यूल को पढ़ रहे होंगे, जब हम रिटेल आइटम्स को पढ़ रहे होंगे, तब हमने क्या करना है? बड़ी तफसील में, बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस करना है, क्या होता है क्या नहीं होता। बट बेसिकली रिटेलर कौन है? रिटेलर वो पर्सन होता है जो होलसेलर से बाय करता है होलसेल रेट के ऊपर, और जनरल पब्लिक को सामान बेच रहा होता है रिटेल प्राइस के ऊपर। उस बंदे को हम क्या कहते हैं? रिटेलर कह रहे होते हैं। मतलब जनरल पब्लिक को कंजम्पशन के लिए जो बंदा सामान वगैरह प्रोवाइड कर रहा होगा उसको हम क्या कहते हैं? रिटेलर कह रहे होते हैं। और नॉर्मली जो रिटेलर वगैरह होता है हमारा, वो हमेशा प्रोडक्ट्स जो है वो रिटेल प्राइस के ऊपर बेच रहा होता है। रिटेल प्राइस जो है वो हमेशा मेंशन वगैरह होती है, ये आगे जाके हम बात करेंगे। तो ये हमारा क्या है? रिटेलर कहला रहा होता है। और रिटेल प्राइस क्या होती है? रिटेल प्राइस एक्चुअली वो प्राइस है जो मैन्युफैक्चरर ने फिक्स की है। मतलब अगर आपके पास इस वक्त कोई भी प्रोडक्ट पड़ा हो, कोई बिस्किट का पैकेट, कोई शैम्पू, कोई चाय की पत्ती पड़ी हो जिसके ऊपर कीमत प्रिंटेड है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो लिखा होगा कि ये वो कीमत है, ये वो प्राइस है, ये वो अमाउंट है जो मैन्युफैक्चरर, जिसने ये टपाल की चाय बनाई थी, जिसने टिश्यू का बॉक्स बनाया था, जिसने पानी की बोतल, जिसने कोक की बोतल बनाई थी, उसने ये प्राइस प्रिंट कर दी थी। इसके अंदर तमाम चार्जेस टैक्सेस वगैरह शामिल है। और ये कहता है कि इस कीमत के ऊपर आपने क्या करना है? इस कीमत के ऊपर आपने कस्टमर को चीजें बेचनी है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? रिटेल प्राइस कह रहे होते हैं। रिटेल और रिटेल प्राइस जो है ये हमने डिस्कस करनी है आगे जाके। आपका वो जो होगा थर्ड स्केड्यूल आइटम, उसमें डिस्कस करनी है। उसके बाद पर्सन के बारे में तो हमें पता है। रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है? वो पर्सन जो सेल्स टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हो चुका है या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड नहीं हो रहा लेकिन तमाम वो कंडीशंस फुलफिल हो रही है रजिस्टर्ड होने की, ऐसे पर्सन को हम क्या कह रहे होंगे? रजिस्टर्ड पर्सन कह रहे होंगे। रिमेंबर, जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है, इसको हम बेनिफिट देते हैं। और वो बेनिफिट्स क्या होते हैं कि ये अपना इनपुट टैक्स जो है वो क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। ये अपना इनपुट टैक्स जो है एडजस्ट करवा सकते हैं। इस बंदे को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड। मतलब आउटपुट टैक्स लेंगे, इनपुट टैक्स जो पे किया है वो बीच में से एडजस्ट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो ये हम क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है? द पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स और लायबल टू बी रजिस्टर्ड से हम क्या कह रहे होंगे? रजिस्टर्ड पर्सन कह रहे होंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट मतलब इस अटेम्प्ट में जो लास्ट अटेम्प्ट गुजरी है उसमें जो न्यूमेरिकल आया है उस न्यूमेरिकल में सारी है ही कॉटेज इंडस्ट्री। मैं कहता हूँ एग्जामिनर भाई साहब का टेस्ट का पेपर कॉटेज इंडस्ट्री को पूछे बगैर होता ही नहीं। ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर अटेम्प्ट में, हर पेपर के अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट उसने इसमें से सवाल पूछना ही पूछना है। तो अगर आपको आज ही बताया जा रहा है कि ये सुपर इंपॉर्टेंट चीज है तो इसको आपने क्या करना है? अच्छी तरह तैयार कर लेना है, अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। अब कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? अक्सर आपने उर्दू में टर्म सुनी होगी, घरेलू सन्नत। मेरी उर्दू बहुत गंदी है। तो घरेलू सनत जो घरों में इंडस्ट्री लगी है, जो घरों में काम कर रहे होते हैं, वो क्या है? वो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री कहला रही होती है। तब कॉटेज इंडस्ट्री का क्राइटेरिया कि अगर ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो हम क्या मानेंगे? उसको कॉटेज इंडस्ट्री मान रहे होंगे। पहला क्या कि कॉटेज इंडस्ट्री सिर्फ किसके लिए है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए है। किसके लिए है? बताओ, साफा बोले, टाइप करें, जल्दी करें, बताएं बताएं बताएं। तो कॉटन इंडस्ट्री किसके लिए है? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, कि सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? पढ़ के आगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? पढ़ के आगे हम। तो आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, नंबर वन।
और ये तमाम कंडीशन जो है वो आपने फुलफिल करनी है। कौन कौन सी? इसके पास कोई इंडस्ट्रियल गैस या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी फैक्ट्री है जहां आप घर में काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक मीटर पे कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक मीटर के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आप कहां पे लोकेटेड है? रेजिडेंशियल एरिया में, जो रिहायशी इलाके हैं वहां पे आपका प्लांट लगा हुआ है, वहां पे आपका प्लांट लगा है। किसी कमर्शियल एरिया में नहीं बैठे हुए, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं बैठे हुए। कहां फैक्ट्री लगाई हुई है, कहां लगाया सारा? आपने रेजिडेंशियल एरिया में लगाया हुआ है। और जो टोटल लेबर फोर्स है आपके, टोटल वर्कर, वो मैक्सिमम कितने हैं? 10 है। 10 से ऊपर नहीं, 11 में नहीं होंगे। और जो आपका एनुअल टर्नओवर है, टर्नओवर कहते हैं रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू, सालाना रेवेन्यू है 12 महीनों का, वो 10। अगर ये तमाम कंडीशंस पूरी हो जाए, क्या कहलाएंगी आप? क्या है? जरा साथ में मेरे बोले, घर में बैठे हुए बोल सकते हैं, जबानों को आपको लॉक के लगे हुए। क्या ऑडिटरी क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, किसके लिए बना हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और कौन सी कंडीशन है? नंबर 1, कोई इंडस्ट्रियल गैस का या रिजर्वेशन नहीं होगा। नंबर 2, कहां पे सिचुएटेड है? रेजिडेंशियल में, जो आपके रेजिडेंशियल एरिया है वहां पे सिचुएटेड है। नंबर 3, टोटल लेबर फोर्स 10 तक होगी। नंबर 4, एनुअल टर्नओवर 10 बिलियन तक होगा। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? इसको कॉटन इंडस्ट्री कहेंगे। कौन कौन सी है? नो इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन, रेजिडेंशियल एरिया, 10 वर्कर्स, 10 मिलियन टर्नओवर। नो इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन, रेजिडेंशियल एरिया, 10 वर्कर्स और 10 मिलियन टर्नओवर। ये चार बातें याद रह जाएंगी। कौन कौन सी? नो इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन, रेजिडेंशियल एरिया, 10 वर्कर्स और 10 मिलियन टर्नओवर। अगर ये सारी फुलफिल होगी तो कॉटेज इंडस्ट्री है। अगर कोई एक भी रह गई ना तो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। और कॉटेज इंडस्ट्री को बेनिफिट क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री को हमने एग्जेम्प्ट कह दिया। अगर कोई बंदा कॉटेज इंडस्ट्री में ट्रेड कर रहा है तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। उसको हमने खुद कह दिया कि तुम एग्जेम्प्ट हो, जा तुझे माफ किया कॉटेज इंडस्ट्री वाली। तो ये उसका बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट लेने के लिए ये सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद है टैक्स कलेक्शन फॉर्मूला। रिमेंबर, जो टैक्स हम लगा रहे होते हैं वो हमेशा हम परसेंटेजेस में लगा रहे होते हैं। अब वो क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप 1000 रुपए की चीज लेके आए हैं ना, आप 1000 रुपए की चीज लेके आए हैं, इसका टैक्स कितने परसेंट है? आप कहेंगे 18% है। तो इस पे आप 180 रुपए टैक्स चार्ज करेंगे। 1000 रुपया कीमत होगी तो कस्टमर जो है वो 1180 रुपए क्या करेगा? आपको पे कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? ये है, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। मतलब इसमें सेल्स टैक्स जो है वो शामिल नहीं है। और इसे हम कहते हैं वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। इसमें क्या है? सेल्स टैक्स शामिल है। अगर हमें कोई भी वैल्यू गिवन की गई है जो इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, हम क्या कर सकते हैं? उसमें से सेल्स टैक्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो कहता है 2000 रुपया है और ये है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स शामिल है। बताएं कितना सेल्स टैक्स? हम क्या करेंगे? 2000, सेल्स टैक्स का रेट 18% है तो इसको इसमें शामिल है, इसको 1.18 से डिवाइड करेंगे, 0.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। कितना सेल्स टैक्स जो है वो इसमें शामिल था, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, उसको हमने क्या करना है? कंसीडर करना है। गॉट इट? हमें पेपर में नॉर्मली वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स जो है वो दी जाती है। उसके बाद है टैक्स फ्रॉड जिसे कहते हैं।
टैक्स फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड में तो हम पाकिस्तानी बहुत ही